Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study a topic from the chapter Work, Livelihood and Career. And this is the first chapter from Home Science Class 12th. So जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन. ये टॉपिक रह गया था मुझसे क्योंकि सारा जो चैप्टर है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बस ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि छूट गए थे, तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन की. देखो, जब भी आप काम करते हो तो आप किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, और अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी. तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो यही चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर बताई गई हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स वर्क एज पर चॉइस, सर्कमस्टेंसेस और नेसेसरी. देखो, हम जब काम करते हैं तो या तो हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, या तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें काम करना पड़ता है, या तो हमारी ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें काम करना पड़ता है. तो काम करने का हर पर्सन का अपना अपना रीज़न हो सकता है. To ensure better output and productivity, all human beings perforce need to rest, relax, recoup from fatigue and refresh themselves. तो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए सभी ह्यूमन बींग्स को ये कहा जाता है कि वो रेस्ट करें, और सभी ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है कि वो रेस्ट करें. ठीक है, और अपने आप को रिफ़्रेश करें. ठीक है, therefore to ensure good quality of life and well-being, it is important to avail of opportunities, even make time to rest, involve in recreational and leisure activities. तो अच्छी अगर आपको लाइफ चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप काम करो, और अगर आपको काम अच्छे से करना है तो ज़रूरी है कि आप आराम करो. ठीक है, और आराम करने के साथ साथ आप कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो. अब आप सोचोगे कि ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. मतलब आपकी जो भी हॉबी है आप उसको करो. आपको खेलना पसंद है, आप खेल सकते हो. टीवी देखना पसंद है, टीवी देख सकते हो. म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुन सकते हो. तो इनको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे हमारा दिमाग क्या होता है, फ्रेश होता है. ठीक है, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के आप जब बातचीत करते हो तो उसको भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर रखा जा सकता है. कुकिंग करना भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, आप देखो, रिक्रिएशन का मतलब यहाँ पे बताया गया है. रिक्रिएशन इज एनी एक्टिविटी दैट अलाउज द बॉडी, माइंड and or spirit to rest and recover from hard work, which may be physical and or mental. देखो, जब भी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम जब भी काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फिज़िकल वर्क कर रहे हो, हम मेंटल वर्क भी करते हैं. तो इन दोनों स्थितियों में, चाहे हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों, चाहे हम मेंटल वर्क कर रहे हों, हमारे लिए रेस्ट करना ज़रूरी होता है. और रेस्ट करने के साथ साथ हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते रहना चाहिए जिससे हमारा माइंड, हमारी स्पिरिट क्या हो, रिफ़्रेश हो. ठीक है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्यों अपने यहाँ 8 घंटे ही काम कराती हैं या 10 घंटे काम कराती हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराती. कभी सोचा आपने? और संडे को भी फिर छुट्टी मिलती है. क्यों मिलती है? इसीलिए कि जो वर्कर्स हैं उनको आराम मिल सके. ठीक है, वो अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें. तो यहाँ पे देखो, 40 आवर वर्क पर वीक की बात की गई है कि हर हफ्ते में कितने घंटे काम करने चाहिए, 40 आवर्स. ठीक है, तो उसकी बात की गई है. और ये बात कब की गई थी? ये बात की गई थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में. तो वहाँ पे जो भी लेबर्स थे, जो भी वर्कर्स थे, उनके द्वारा ये मांग की गई थी. ठीक है, और फिर एक स्लोगन आया. ये स्लोगन क्या था? 8 आवर लेबर, 8 आवर्स रिक्रिएशन एंड 8 आवर रेस्ट. ठीक है, द 8 आवर डे मूवमेंट फॉर्म्स पार्ट of the early history leading to the celebration of Labor Day or May Day in many nations and cultures.
बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कल्चर्स हैं जहाँ पे लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को हम लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, सुना होगा आपने। उस दिन वर्कर्स को क्या दे दी जाती है? छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है। और उनके अधिकारों की बात की जाती है। मतलब लेबर डे सेलिब्रेट करने का मतलब ही यही है कि वर्कर्स के, लेबर्स के अधिकारों की बात की जाए, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए, ठीक है। और इसको हम मे डे के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। Rest and recreation are essentially for relaxation from work. The brain can stop thinking and worrying. The nerves and muscles are given a chance to rest for some time and become energized. तो देखो, जब हम रेस्ट और रिक्रिएशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो चिंता करना छोड़ देता है, एकदम काम हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स हैं और जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं उनको भी रेस्ट मिलता है, ठीक है। और फिर से वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है ना, ये वैसी होनी चाहिए जिसमें हमें रेस्ट मिले, ठीक है, जो हमें खुशी दे, जो हमें रिलैक्स फील कराए, ठीक है। जिससे हमें स्ट्रेस हो, ऐसी एक्टिविटीज़ को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए और रेस्टफुल भी होनी चाहिए, ठीक है। उसी में ये भी बताया गया है कि आप चाहो तो कुछ घंटे अपनी फैमिली के साथ भी बिता सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, जिस वजह से भी आपके दिमाग को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, ठीक है। वॉचिंग टेलीविज़न भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर ही आता है। उसके अलावा रीडिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स, listen to music, watching films, gardening, swimming, singing, etc. are the example of recreational activities. In short, it means one should engage in something one enjoys, such as a hobby, a favorite sport, or other pastime. देखो, तो जो भी ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ये कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इंजॉय करते हों। जैसे हमारी हॉबी हो गई, हमारा कोई फेवरेट स्पोर्ट हो गया, या जो भी चीज़ें हम टाइम पास करने के लिए करते हैं उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर रखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क तो हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। रेस्ट आपको पता ही है। रिक्रिएशन एक नया वर्ड था जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ये क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरली रिफर्स टू द वेल्थ एंड लेवल ऑफ कंफर्ट, मटेरियल गुड्स एंड नेसेसिटीज अवेलेबल। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमारा मतलब यही है कि हमें किस तरह का आराम मिलता है, मतलब हमारे पास कितना पैसा है कि हम आराम से रह सकें, हमें जितने भी कंफर्ट हैं वो मिल सके, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें मिल सके, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो जितनी ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उतनी ही हमारी लाइफ अच्छी होती जाती है, हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। इट इज़ द ease by which people living in a time or place are able to satisfy their want. अब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक कहते हैं ना कि जब हम अपनी डिमांड्स को आराम से फुलफ़िल कर पाएँ, हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि कल को अगर कुछ हमारे साथ हो गया या कल को कोई हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इतना हमें रहना चाहिए कि हम आराम से अपनी लाइफ को जी पाएँ, जैसे चाहते हैं अपनी लाइफ को जी पाएँ, जहाँ चाहते हैं वहाँ रह पाएँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। Economic standard of living concern the physical circumstances in which people live, the goods and services they are able to consume, and the economic resources they have access to. तो देखो, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि ऐसी फिज़िकल सर्कमस्टेंसेस जिनके अंदर हम आराम से अपनी लाइफ को जी पाएँ, हमें आराम से जो भी सामान चाहिए वो मिल पाए, जो भी सर्विसेज चाहिए वो मिल पाए,
ठीक है। तो जितना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ठीक है, या कह सकते हो मतलब जितने हमारे पास पैसे होंगे उतना अच्छा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, कि जो भी हम चाहें हमें पलक झपकते मिल जाए, हमें उसके लिए सोचना ना पड़े। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमनली रिफर्स टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो, इन फैक्टर्स को हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर रखते हैं। जैसे हमारी हो गई इनकम, हमारी इनकम जितनी अच्छी होगी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ये भी देखा जाता है ना कि कोई किस तरह का जॉब करता है। अगर कोई ऑफिसर रैंक पे है, कोई आईएएस है मान लो, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होगी, अच्छी होगी। और वहीं पे अगर कोई पर्सन नॉर्मल टीचर है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा तो कम होगा ना आईएएस के अपेक्षा। तो वो सारी चीज़ें बताई जा रही कि किस तरह का जॉब हम करते हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है, वो भी डिपेंड करती है, मतलब वो भी प्रभावित करती है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं उनकी कीमत क्या है, हम उनको कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम इन गुड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे, और जब हम इन गुड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक साल में कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उससे कंट्री को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो जिस भी कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी वहाँ पे वहाँ के मतलब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप अच्छी होती जाएगी। ठीक है। फिर है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों की भी ग्रोथ अपने आप अच्छी होने लगेगी। ठीक है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, लोगों को कितने अच्छे से घर मिल पा रहा है, किस क्वालिटी का घर मिल पा रहा है। देखो, घर तो सबके पास होता है, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनके पास भी घर होता है, लेकिन वो फिर क्वालिटी नहीं रह जाती। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है, जितने सस्ते दरों पे, जितने अफोर्डेबल दरों पे हमको घर मिलेंगे उतनी ही हमारी जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ पेड वकेशन डेज पर ईयर, जो लोग काम कर रहे हैं किसी कंट्री के अंदर तो उनको जो भी वकेशंस मिलती है, जो भी वो छुट्टी लेते हैं, उनमें उन छुट्टी के दिनों का उनको पैसा मिलता है या नहीं। अगर उनके छुट्टी के दिनों का उनको पैसा मिलेगा तो उनकी सैलरी अपने आप इंक्रीज़ होगी, सैलरी इंक्रीज़ होगी तो भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। अब देखो, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी होगी तो लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस, अब देखो जहाँ पे जो भी कंट्री डिजीजेस से बचा रहेगा वो कंट्री की भी ग्रोथ अच्छी होगी, और जब उस कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों की भी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है। या अगर कोई फैमिली है, वहाँ के लोगों को कोई बीमारी हो गई तो उस वजह से फैमिली प्रभावित होती है, उसकी इनकम प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो, कोविड की वजह से क्या हुआ कि लगभग हर कंट्री की इकॉनमी एकदम नीचे आ गई। ठीक है। और इस वजह से हर किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर तो पड़ा ही पड़ा है। ठीक है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल रहती है या पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल रहती है वहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती जाती है। मान लो सरकार, कोई भी गवर्नमेंट में बैठा है और बार बार ऐसा हो रहा है कि सरकार गिर रही है और बार बार इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में कंट्री की इकोनॉमी पे असर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वालिटीज़ और डिस्पेरिटीज़। देखो, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है, अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करो तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस स्थिति में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी वहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होगी
और बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उनका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है पावर्टी, यानी कि गरीबी। गरीबी भी, अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, जो भी शहर है या जो भी गांव है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है, उसका भी असर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पड़ता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं, स्कूल्स हैं या नहीं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे व्हीकल्स वगैरह हैं कि नहीं, रोड्स कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी असर पड़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। आप देखते हो, आप किसी भी कॉलोनी में जाते हो, जिस कॉलोनी में आपको रोड्स अच्छे मिलते हैं, आपको वहाँ पे स्कूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप अच्छा होता ही जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें गाँव की, तो गाँव में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा क्यों नहीं होता है? इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते जिनकी वजह से लोगों को एजुकेशन मिले, वहाँ पे जो सड़कें होती हैं, रोड्स होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते, ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ख़राब व्यवस्था होती है। बहुत कम गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हों, ठीक है। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका भी असर पड़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट एंड आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू परचेज नेसेसिटीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको कितना काम करना पड़ रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या कितनी देर काम करना पड़ रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप कम काम कर रहे हो और काफ़ी कम टाइम में अच्छे खासे पैसे ले रहे हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। और वहीं पे आपको मान लो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और काम करने का टाइम, जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ख़राब है। जैसे हम बात करें लेबर्स की, जो कि घर वर बनाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको देखते हो आप, बहुत काम करना पड़ता है। और ड्यूरेशन भी, जो वर्क ड्यूरेशन होती है वो भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और पैसे भी उनको कम मिलते हैं। तो उनको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? आपके पास कितने पैसे, मतलब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अफोर्ड कर पाओ। अगर आप अपने लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। अदरवाइज़ आप ये कहोगे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को भी अवेल नहीं कर पा रहे हो। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि इतनी बीमारियां उनको हो जाती हैं कि वो जल्दी ही मर जाते हैं। बहुत कम उम्र में लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो किसी भी फैमिली की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, या किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो ये माना जा सकता है कि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अच्छा है, क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 0 से 5 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट क्या है ये भी बताता है। अगर ये मॉर्टेलिटी रेट कम है, मृत्यु दर कम है, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। लेकिन यही मॉर्टेलिटी रेट अगर बढ़ जाए तो कहा जा सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब है, क्योंकि उनको बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम। आपको कितना ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम मिला है, ये भी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है। अगर आपके पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने रिलीजन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को वोट नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ख़राब है, ठीक है।
फिर है इन्वायरमेंटल क्वालिटी, आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। देखते हो जो लोग शहरों में गंदी गलियों में या बस्तियों में रहते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, गंदा है। तो वहाँ पे कौन लोग रहेंगे, वही लोग रहेंगे ना जिनके पास पैसे नहीं होंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उन जगहों पे रहना ही नहीं चाहोगे। तो अगर आपको उन जगहों पे रहना पड़ रहा है, गंदी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब है। ठीक है। फिर है सेफ्टी। अगर आपके पास गार्ड्स हैं, अगल बगल देखते हो ना, जो लोग रिच लोग होते हैं या जो भी ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, उनके आसपास गार्ड्स चलते हैं, उनके घर के आसपास गार्ड होते हैं। या अगर आप कोई अच्छी कॉलोनी में रह रहे हो तो वहाँ पे भी गार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी उतना ही आप सेफ रहोगे, आपके आसपास सेफ्टी रहेगी। ठीक है। फिर है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है। और देखो कभी कभी होता है ना कि हम अपने हिसाब से उस जगह पे जा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें जिस क्लाइमेट की ज़रूरत है उस क्लाइमेट में भी हम जा सकते हैं। देखो जैसे मान लो काम करते करते हम बोर हो गए, हमें छुट्टी चाहिए, तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जा सकते हैं अपना मूड चेंज करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो हम नहीं जा सकते ना। तो क्लाइमेट भी जो है, इससे भी समझ में आता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हम किस क्लाइमेट में रह रहे हैं। ठीक है। कैसी हमारे आसपास की जलवायु है। अगर मान लो कभी कभी ये भी अच्छा, इससे आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे डिजीज़ेस कम होंगी। ठीक है। डिजीज़ेस कम होंगी, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता जाएगा। देखो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्लाइमेट कंडीशन वैसी मिलती है। ठीक है। या हो सकता है उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो आराम से खेती कर लेते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट कंडीशन का भी असर पड़ता है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीडीपी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ। Quality of life takes into account not only the material standard of living but also other intangible aspects of human life such as leisure, safety, cultural resources, social life, physical health, environmental qualities, etc. देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, उसमें खाली हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं। हम कितना कोई चीज़ खरीद पा रहे हैं, कितना अच्छा खाना खा पा रहे हैं, कितने अच्छे घर में रह रहे हैं, कितने अच्छे गुड्स और सर्विसेज हमको मिल रहे हैं, उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं नापी जाती। आप ये देखोगे कि आपको सेफ्टी कैसे मिल रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो कैसा है, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखी जाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted in 1948 has provided a list of factors that can be considered। अब यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशंस का एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कब आया था? 1948 में इसको मतलब अडॉप्ट किया गया था। इसमें कुछ लिस्ट बताई गई थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ठीक है। इट इंक्लूड्स मैनी थिंग्स दैट सिटीजन्स ऑफ मैनी डेवलप्ड कंट्री टेक फॉर ग्रांटेड बट आर नॉट अवेलेबल इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने निकाला था, इस लिस्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसको डेवलप्ड कंट्री फॉर ग्रांटेड लेती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन बाकी जितनी भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, उनके लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं डेवलप कंट्री के लिए, तो ये चीज़ें जो भी लिस्ट में है लिखी गई हैं वो
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जो कि डेवलप नहीं हैं, जो या तो डेवलपिंग हैं या जो अंडर डेवलप्ड हैं, तो उनके लिए ये जो चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स वही बताए गए हैं। पहला है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर। देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आज भी गुलाम हैं और आज भी उनको टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। तो उनके लिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वही होगा जब उनको फ्रीडम मिल जाए, उनको टॉर्चर से आज़ादी मिल जाए। ठीक है, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लॉ का मतलब लॉ के सामने सब लोग बराबर हों, सबको लॉ में के सामने इक्वल समझा जाए, तो उस समय भी उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। देखो हमारे लिए ये चीज़ एज एन इंडियन हमें ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम फ्री हैं, हमें कोई गुलाम बना के नहीं रख रहा है। यहाँ पे भी लॉ सबके लिए बराबर है। ठीक है, अच्छा हाँ, भले ही हम कहते हैं ना कि लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि सबके लिए लॉ के सामने, कानून के सामने हम सभी क्या हैं, बराबर हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कंट्रीज़ में नहीं होती, तो वहाँ के लोगों के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनको भी बराबरी मिले, उनको भी आज़ादी मिले। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उससे आज़ादी मिले। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आज़ादी मिले। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये सब फ्रीडम भी नहीं होती। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस विद इन वंस होम कंट्री, अपने खुद के कंट्री में रहने की आज़ादी मिलना। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी, इनोसेंस समझा जाना जब तक कि आपका अपराध साबित ना हो जाए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि आप गिल्टी हो, तब तक आपको क्या समझा जाए, इनोसेंस समझा जाए। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि जिन मतलब उनका अभी गिल्ट प्रूफ भी नहीं हुआ होता है, तब तक उनको लोग अपराधी समझ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके साथ तरह तरह के टॉर्चर उनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंडर ही आता है कि जब तक आपका गिल्ट प्रूव ना हो जाए तब तक आपको इनोसेंट ही समझा जाए। ठीक है, फिर है राइट टू मैरी, आपको अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार हो। राइट टू हैव अ फैमिली, आपको फैमिली रखने का अधिकार हो, फैमिली बनाने का अधिकार हो। राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट रिगार्ड टू जेंडर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीव्स, नेशनैलिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जेंडर से रिलेटेड भेदभाव ना हो, लैंग्वेज से रिलेटेड, पॉलिटिकल बिलीफ से रिलेटेड, नेशनैलिटी से रिलेटेड, ये सारे भेदभाव ना हो, तो भी आपकी जो लाइफ है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स यूएन द्वारा बताए गए हैं। राइट टू प्राइवेसी, आपके पास प्राइवेसी का अधिकार हो। फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको अपने थॉट को व्यक्त करने का अधिकार हो, आप अपनी बात को कह सके, आपके पास ये अधिकार हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करने का अधिकार हो। फ्रीडम चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप फ्री हो कि आप अपनी चॉइस से जो भी जॉब करना चाहते हो वो कर पाओ। राइट टू फेयर पे, आपको इक्वल पे मिले। देखो होता है ना क्या है कि काम, बहुत लोगों से काम बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, लेकिन उनको पैसे बहुत कम दे दिए जाते हैं। या जेंडर के आधार पे भी कभी कभी होता है कि फीमेल्स को मेल्स की अपेक्षा कम सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ कही गई है कि फेयर पे या इक्वल पे दिया जाए। ठीक है, फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, मैंने अभी ये बात बताई कि अगर काम बराबर है तो पेमेंट भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वहाँ पे कास्ट से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हो। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, सबको रेस्ट करने का अधिकार हो, चाहे वो वर्कर हो, लेबर हो या कोई ऑफिसर हो। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, अपनी डिग्निटी को, अपने गर्व को बनाए रखने का भी अधिकार होना चाहिए। एज ए ह्यूमन आप सब, हमारी ये डिग्निटी है कि हमें बराबर ट्रीट किया जाए, हमें तरह तरह के अधिकार मिले, हमें इक्वल सैलरी मिले अगर हम काम इक्वल कर रहे हैं तो ये सारी कुछ क्या है, हमारे राइट्स हैं जो कि यूएन द्वारा बताए गए थे। ठीक है, द टू इंडिकेटर्स
standard of living and quality of life help us to get a general picture of what life is like in a particular location at a particular time. तो अगर हम किसी भी जगह के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें या क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो कंट्री कैसी है। वहाँ के लोगों की सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख के ही हम उस कंट्री या उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 25 की बात की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है वो बताता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control। तो हर किसी को ये अधिकार है कि वो उसको क्या मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, उसको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको रहने के लिए अच्छी जगह मिले, उसको खाने के लिए फूड मिले, तो उसको मेडिकल केयर मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कही गई हैं आर्टिकल 25 के अंदर कि सबके पास ये अधिकार है कि सबको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे मान लो अचानक से हमारी जॉब चली गई, बीमारी आ गई, कोई डिसेबिलिटी आ गई, हमको हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई। विडोहुड, मान लो कोई औरत है अगर वो विधवा है, ओल्ड एज में कोई पर्सन है या किसी कारण से उससे उसकी लाइवलीहुड छीन जाए, तो ऐसी स्थिति में हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी मतलब उसको क्या किया जाए, उसको इक्वल ट्रीट किया जाए। ठीक है, उसको जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो मिलनी ही चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान इस स्थिति में भी मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग मीन्स एडिक्वेट फूड। एडिक्वेट फूड यानी कि मतलब पर्याप्त फूड जो भी उस एज में या उस पर्टिकुलर पर्सन को ज़रूरी फूड है वो मिलना चाहिए, क्लोथ्स मिलने चाहिए, हाउसेस मिलने चाहिए। मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर इंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। और जो माँ है और जो बच्चे हैं, ऐसी माँ जो कि मतलब प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या जिसके बच्चे भी छोटे छोटे हों, तो ऐसी माँओं को और बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है, इनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ये भी बात कही गई है आर्टिकल 25 में। ऑल चिल्ड्रन वेदर बॉर्न इन और आउट ऑफ wedlock shall enjoy the same social protection। हर बच्चे को सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मतलब समाज से उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहा गया है आर्टिकल 25 में। मगर ऐसा होता है? नहीं होता। इस आर्टिकल को बिल्कुल भी फॉलो, मतलब कहीं कहीं फॉलो किया जाता है, कहीं कहीं नहीं फॉलो किया जाता है। देखो लिखा भी है इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट ऑल पीपल आर नॉट इक्वली इंडोर। तो हर लोगों को ये सारे जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं अभी भी, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखों मर रहे हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ठीक है, और इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है लोग इतने जागरूक ना हो सकता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी ना हो सकता है वो लोग ऐसे एरिया में रह रहे हों जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज ना हो, जहाँ पे अच्छे घर ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट देती है ये चीज़ें और लोगों तक पहुंचती नहीं है, बहुत बार ऐसा भी होता है। Therefore, it becomes the responsibility of those persons who have more advantages to help those who are disadvantaged। तो इस समय में उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन लोगों की? जो कि एडवांटेज्ड हैं, मतलब जो रिच हैं, जिनके पास हर सुविधाएं हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे लोगों को मदद दे जिनके पास कुछ नहीं है, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, यानी कि जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए फूड है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट
अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर आर इन इंडिया। ऐसा एक एस्टिमेट बनाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि 33% जो पुअर लोग हैं वो हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, अब है व्हाट इज़ पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन क्या होती है? देखो, हर पर्सन की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। और अगर वो भी न मिल पाए, वो भी किसी फैमिली को न मिल पाए, किसी पर्सन को न मिल पाए, तो इसका मतलब है कि वो पावर्टी लाइन पे है। ठीक है, या ये कह सकते हो कि वो बीपीएल फैमिली है, यानी कि ऐसी फैमिली जो कि पावर्टी लाइन के भी क्या है, नीचे हैं। ठीक है, जिनको ये सारी सुविधाएं एकदम मिल ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसी फैमिलीज़ के लिए हमारे कंट्री में बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और इनको ये सुविधाएं मिलती भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलती, और उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। इनकी अपनी खुद की इलिटरेसी भी ये रीज़न हो सकती है। हो सकता है ये लोग खुद ही उतने जागरूक ना हो, उतने अवेयर ना हो। ठीक है, उसके बाद है कि अगर हर कंट्री डेवलप हो जाए, ठीक है, तो पावर्टी भी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि डेवलपमेंट इज़ द की टू रिड्यूसिंग पावर्टी। पावर्टी को अगर कम करना है तो डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड मेक conscientious and concerted effort to help the disadvantaged to have a better life। तो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो एफर्ट्स लगाएं, वो कोशिश करें कि वो डिसएडवांटेज्ड लोगों की हेल्प कर पाएं। इट इज़ ऑफन सेड दैट वन शुड गिव बैक टू सोसाइटी व्हाट वन रिसीव्स एंड गेन्स फ्रॉम इट। तो ये कहा जाता है कि अगर आपको सोसाइटी से कुछ मिल रहा है, आपको सोसाइटी से कोई चीज़ मिल रही है, तो आपको वो चीज़ सोसाइटी को देनी चाहिए। अब आप वो चीज़ सोसाइटी को कैसे दोगे? इन गरीब लोगों की हेल्प करके दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सप्लेन करो और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिज्म एंड श्रमदान। ये तीनों क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।